नमस्ते भारत। आप देख रहे हो पूरे नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ रखी है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये पूरी बाढ़ से ग्रसित हैं। आपने देखा कितना सारा नुकसान हुआ है, कितने सारे लोग परेशान हुए। और बाढ़ से रिलेटेड हम पूरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं उनमें बाढ़ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये हमारी यमुना नदी आज से कुछ दिनों पहले नाले की तरह बहती थी। आज देखो इसमें इतना पानी है कि मंदिर डूबे हुए हैं आधे आधे, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पंजाब से हमें ये सीखना चाहिए कि बाढ़ जैसी स्थिति में हमें किस तरीके से ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना चाहिए, इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। और पंजाब की कई वीडियोस ऐसी आई जिसे देख के मतलब अंदर से ऐसा लगा कि हाँ भाई, कभी ऐसा प्रकोप आता है तो लोग एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। जाति से, धर्म से, मजहबों से हटके लोग एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। चलिए हम बाढ़ आने का पूरा रीज़न स्टडी करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पंजाब ने इस चीज़ को कैसे टैकल किया। नुकसान तो हुआ ही, लेकिन पंजाब एक जीता जागता उदाहरण है जिससे हमें ये सब सीखना पड़ेगा। चलिए हम डिजिटल बोर्ड पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम असली दृश्य। ये आप देख सकते हो जम्मू में माता वैष्णो देवी का दृश्य है जिसमें बाढ़ आ रखी है। ये मनाली का दृश्य है, ये उत्तराखंड का दृश्य है जहाँ पे पानी अपने उफान पर है। अगली वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही आगरा है जो 6 घंटे बाद दिखा रहा हूं मैं। रोड पर पानी आ चुका है, काफी सारा यहाँ जाम लगने लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोड का जो मैनेजमेंट है वो ठीक ही नहीं है। हर जगह ठीक नहीं है। बड़ी से बड़ी सिटी में ये दिक्कत आती है, दिल्ली में, गुड़गांव में, कि वहां पे पानी बहुत जल्दी भर जाता है। नदियों में थोड़ा सा पानी आएगा, रोड पर पानी पहले भर जाएगा, ठीक है, व्हीकल्स नहीं निकल पाते हैं सही से। और ये है वो पंजाब का दृश्य जिसमें लोग देखिए किस तरीके से फंसे हुए हैं। बाढ़ में देखो किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो किस तरीके से इनका रेस्क्यू हो रहा है। और भी दृश्य देखो, ये ऐसे दृश्य हैं जो आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगे, जो कि मैं लास्ट में बात बताऊंगा। ये देखो, ये है वो पुल जिस पर पानी भरा है। नीचे देख रहे हो किस तरीके से पानी लहरता हुआ जा रहा है नदियों में। और इसी के चपेट में आ जाते हैं हमारे रिसोर्सेस, इसी के चपेट में आ जाते हैं हमारे लोग, इसी पानी के चपेट में आ जाते हैं हमारे व्हीकल्स, जिसकी वजह से हमारा तो नुकसान होता है, लेकिन इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। समझने वाली बात क्या है, इधर देखो ध्यान से। ये हैं वो लोग जो अपने बच्चों को बचाने के लिए, जैसे श्री कृष्ण भगवान को उनके जन्मदिन पर ले गए थे ना उनके पिताजी, उसी तरीके से ये बच्चों को बचाने के लिए ले जा रहे हैं। ये बच्चा देखो बेचारा कितना मासूम है, अपने आप को इस बाढ़ में बचाने के लिए कैसे लटका हुआ है ना। ऐसा नहीं है ये वीडियो शूट चल रहा है। एक वीडियो मैंने देखा था, घास पकड़ के एक 3 साल का बच्चा ऊपर थोड़ा सा बैठा हुआ था, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था नदी में, ठीक है, क्योंकि घर तक पानी आ जाता है। अभी आप मेरे वीडियो में देख चुके ही होंगे, नदियों के किनारे लोग घर बना लेते हैं। अब इसमें अवैध जमीनों को घेर के लोग घर बनाएंगे, नदियों को रास्ता कहाँ से मिलेगा। ये भी कुछ पंजाब की सिचुएशन है जिसमें पानी की वजह से उनके जो जानवरों का नुकसान हुआ है, गायों का, भैंसों का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो किस तरीके से ये गाय और भैंसें इंतजार कर रही हैं किसी के आने का। लेकिन इस भरे हुए पानी में लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन पंजाब तो पंजाब है, वो हर किसी का ख्याल रखता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जानवरों को बचा रहे हैं, कुत्तों को भी बचा रहे हैं। कई जगह गाय और भैंसों का रेस्क्यू भी किया गया है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये चाहते तो भाग जाते दूसरी जगह, लेकिन नहीं भागे ये लोग। इन्होंने कहा कि चलो हम अपने गांव से सरवाइव करते हुए निकल आए हैं पानी में से, फ्लड में से, तो दूसरे गांव के पास चलते हैं, मदद करते हैं। तो इन्होंने पता है क्या किया, जो कट्टे होते हैं ना, कट्टे, सीमेंट के कट्टे, उनमें मिट्टी भर भर के, जहाँ पे गाँव जाने के लिए रास्ता नहीं था, पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, वो कट्टे डाले, उसके ऊपर से फिर गए, खाना लेके पहुंचे दूसरे गाँव वालों के लिए। जितने लोग बचे उनका ढंग से रेस्क्यू किया और उन्हें बाहर निकाला। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से लंगर लग रहा है। ये है अपनी इंडियन आर्मी के कुछ लोग जो कि रेस्क्यू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव लोग हैं। ये देखो आप किस तरीके से लोग एक दूसरे के पास मदद पहुंचा रहे हैं। देखो, मसला चाहे बॉर्डर पर लड़ने का हो, हमें सिक्योरिटी प्रदान करने का हो, या फिर अंदर भारी त्राईमाम का हो, हर जगह इंडियन आर्मी बिल्कुल ब्रेवली हमारे लिए खड़ी होती है, हमें बचाने के लिए खड़ी होती है। इसी तरीके से आप देखो इंडियन आर्मी किस तरीके से फूड प्रोवाइड कर रही है। और इस वीडियो में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि नेताओं के बने हुए पुल, कॉन्ट्रैक्टर के बने हुए जो पुल होते हैं, उन्हें 10 साल लग जाते हैं और साल भर के अंदर वो टूट जाते हैं। इसी तरीके से जम्मू में एक तावी नदी है, उसके ऊपर एक पुल है,
जो कि दो शहरों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब वो पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों का नुकसान तो हुआ और लोगों का आना जाना भी रुक गया। तो अपनी इंडियन आर्मी ने पता है क्या किया, इस पुल का जो कुछ टुकड़ा था ना 110 फीट का, 24 घंटे के अंदर रिपेयर कर दिया। और ये जो पुल था, इसे अपने प्योर डेडिकेशन के साथ और प्योर कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ असेंबल किया इनके टुकड़ों को, और इसमें कोई भी भारी मशीनों का उपयोग नहीं किया। इंडियन आर्मी ने खुद अपने हाथों का इस्तेमाल करके इस पुल को 24 घंटे के अंदर बना दिया। ये है अपनी इंडियन आर्मी और ये इसका जज्बा। आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहा है। ठीक है, एक एक इंसान को निकालने के लिए ये लोग ड्रोन से खाना भी भेज रहे हैं और उनका सामान ले जा रहे हैं। ठीक है, आप इन वीडियोस में देख सकते हो ढंग से। आगे देखो, पंजाब में आपने ये वाले व्हीकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा चलते हुए देखे होंगे बाढ़ के दौरान, लोगों का रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें खाना पहुंचाने के लिए। ये जो व्हीकल है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको टेक्नोलॉजी का भी अंदाजा हो। इसे बोलते हैं एटोर N1200। इसे एम्फीबियन व्हीकल बोलते हैं। जैसे मगरमच्छ होता है, पानी में भी चल लेता है, रोड पर भी चल लेगा, जमीन पर भी चल लेगा, इसी तरीके से ये पानी में और जमीन पर दोनों पे चलने वाले व्हीकल्स हैं। और ये पता है पानी के अंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ये जो टायर देख रहे हो ना, ये जो 71 इंच के टायर्स हैं, इनके अंदर जो हवा भरी हुई है, इसे कभी कभी नाव भी बना देते हैं, कभी कभी जमीन पर चलने वाला व्हीकल्स भी बना देते हैं। ये जो इसके आप थ्रेड्स देख रहे हो ना इस टायर के, ये क्या करते हैं, ये चप्पू की तरह काम करते हैं पानी के अंदर, जिससे आराम से भारी बाढ़ में भी लोगों की मदद करने के लिए पहुंच सके। तो इंडियन आर्मी इस व्हीकल का इस्तेमाल कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुआ। अब बात करेंगे कि भैया जो अंग्रेजों की बनी हुई हैं, जैसे कि दिल्ली में अंग्रेजों ने संसद बनाई, उसमें आज तक पानी नहीं भरता, आज तक पानी नहीं भरता। लेकिन गुड़गांव जैसी सिटी, जिसका अभी निर्माण किया है हमारी सरकारों ने 40-50 हजार करोड़ का बजट पास करके, उसमें 20 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहता है। कारण क्या है, हल्की सी बूंदाबांदी पड़ने से फ्लड आ जाते हैं, गलियां रुक जाती हैं। गुड़गांव जैसी सिटी जो कि इतना ज्यादा टैक्स पे करती है, वो रुक जाती है। जरूरी नहीं गुड़गांव जैसी ही सिटी, हैदराबाद भी बहुत अच्छी सिटी है, उसे भी एक तरीके से अच्छे तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की गई है, फिर भी उनके हाईवे पर, उनके रोड पर इस तरीके से पानी भर जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, प्लानिंग, गवर्नमेंट की ठीक प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है, पानी भर जाता है, फिर बाढ़ आने की आशंका रहती है। ये काम ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा किया आज से 200 साल पहले भी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब माफियाओं की बात करें तो पंजाब में 5000 ऐसे माफिया हैं जो खनन माफिया हैं, जो नदियों के आसपास का जो रेत है वो खोद खोद के बेच देते हैं, जिस वजह से बाढ़ जैसी सिचुएशन देखनी पड़ती है। अब भैया नदियों के साथ तुम छेड़छाड़ करोगे तो क्या नदियां तुम्हें छोड़ देंगी? और इस चीज पर सरकार बैन नहीं लगा पा रही है। पंजाब में 5 नदियां हैं, कितना खनन होता है रेत का पता है आपको? जब आप घर बनवाते हो, बालू चंबल वगैरह आता है, मिट्टी आती है, ये इन नदियों से ही निकलती है, इसका खनन नहीं रोक पाते। तीसरा है अतिक्रमण। उत्तरकाशी जैसी जगह, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इन जगहों पर क्या होता है, नदी के आसपास की जो जगहें हैं उन पर टूरिज्म में बढ़ाना है उन्हें। ठीक है, हिल स्टेशंस दिखाने हैं, तो लोगों को क्या कर दिया, घर दे दिया कि भाई बना लो। अपने रिश्तेदारों को होटल बनवाने के लिए जगह दे दी वहां पे कि बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब नदी की जगह में तुम घर और होटल बनाओगे तो क्या बाढ़ आके उन्हें लेके नहीं डूबेगी? लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? तो बस वैसा ही हुआ है। नदियों की जगह हम लोग घिर रहे हैं, जानवरों की जगह हम लोग घिर रहे हैं, जंगल हम लोग काट रहे हैं, पेड़ हम नहीं छोड़ रहे हैं, फिर नेचर हमें क्यों माफ करेगा? अब जो फ्लड आता है, जो बाढ़ आती है, उसका इम्पैक्ट क्या है? जैसे पंजाब में अगर बाढ़ देखी जाए तो उससे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। अभी अपनी खरीफ क्रॉप काटने वाले थे किसान, लेकिन नहीं काट पाए, पूरी की पूरी जो खेती है वो बह गई। कितना नुकसान होगा? लगभग 3000 करोड़ का नुकसान होगा। फार्मर की इनकम का लॉस हुआ, ये इनकम का, खेती से ही कमाते हैं वो लोग। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट पड़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट में क्या होगा, कुछ लोग बेघर हो जाएंगे क्योंकि उनके घर पानी में बह गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मूवमेंट होगा, हेल्थ हजार्ड होगा, मतलब पानी के अंदर इतने दिन तक लोग रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे, तो कुछ तो वैसे ही चले जाएंगे ऊपर, लेकिन कुछों के साथ कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बजट वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि सब तो पहले ही खत्म हो गया, फिर ऊपर से आदमी बीमार भी है।
ठीक है, सरकारें क्या है 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन मदद कर देंगी, उसके बाद थोड़ी कोई मदद करेगा। उसके अलावा फूड और ड्रिंकिंग क्राइसिस आते हैं उस जगह पर, खाना पीना का, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अगली बात करें तो कॉसेस ऑफ फ्लड, फ्लड का कारण क्या क्या हो सकता है। देखो, रेनफॉल अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो आगरा में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, और भी कई जगहों पर बारिश हो रही है, ठीक है। तो ओवरफ्लो ऑफ रिवर, ठीक है, जो बांध बने हैं उनको सही से ऑपरेट नहीं करना, नदियों की जगहों पर घर बना लेना, ठीक है, नदियों के डायमेंशंस को छोटा कर देना, ये सब क्या ओवरफ्लो बनाता है रिवर्स का, तो जिसकी वजह से बाढ़ जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब हर शहर को इस तरीके से गंदे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो अच्छा है नहीं, गलियों में तुरंत पानी भर जाएगा, घरों के अंदर पानी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पुअर ड्रेनेज सिस्टम। अंग्रेजों के ज़माने में तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, आज के नेता तो ड्रेनेज सिस्टम पे काम ही नहीं करते, ठीक है। चौथा, ग्राउंड वाटर एंड सॉइल सेचुरेशन। अब आप समझ नहीं पाओगे कि किसान जो हैं ज़्यादातर राइस की खेती करते हैं, चावलों की खेती करते हैं, धान की खेती में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो जब बारिश कम पड़ती है तब वो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं, हम पानी ज़मीन में से निकाल लेते हैं। तो ज़मीन में से बहुत ज़्यादा पानी निकालने से होता क्या है, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। यानी कि ज़्यादा धान की खेती करने से हुआ क्या है, बाढ़ जो आ रही है या बारिश जो पड़ रही है उसका पानी धरती उतना ज़्यादा सोख नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो सॉइल सैचुरेशन हो गया यहाँ पे। अब देखो काम की बात सुनो, वही पंजाब जो पूरे भारत की मदद करता है, आज उसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। जब उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, आपको पता है कि बाढ़ में कई सारे लोगों के घर चले जाते हैं, ये एक त्रासदी है, प्राकृतिक त्रासदी है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो अगर वो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें गुरुद्वारों में खाना खिला सकते हैं, तो हम भी उनकी मदद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो नाम लूँगा आप उसी जगह डोनेशन करना, आप इंटरनेट पर सर्च करके कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जिन्हें आप ईमानदारी से मदद कर सकते हो अपने पैसे देके, वो है ना लोगों के लिए ही काम करते हैं, जैसे कि खालसा एड, और भी कई सारे ट्रस्ट हैं। मैं ये कह रहा हूँ 1 रुपये से 1000 रुपये आप जितना भी देना चाहो दो, क्योंकि पंजाब के लोगों को हमारी ज़रूरत है। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, और आपकी देशभक्ति यही है, लोगों की मदद करना। जय हिंद, जय भारत। आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे।